रूस और यूरोप इन दिनों यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए बंद दरवाजों के पीछे बातचीत कर रहे हैं, जिसमें खुद यूक्रेन शामिल नहीं है। आज 5 अगस्त ब्लूमबर्ग ने रूस और यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों के बीच गुप्त बैठक की सूचना दी, जो शांति पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी, और यूक्रेन इस बातचीत में शामिल नहीं था। इसी दिन, जैसा कि आप जानते हैं, यूरोपीय संघ ने आधिकारिक तौर पर नए आए सैन्य भर्ती के दायरे में आने वाले यूक्रेनियों को अस्थायी सुरक्षा देना बंद कर दिया, और जर्मनी के लाइप्जिग हवाई अड्डे पर यूक्रेनी परिवहन विमान के ठीक पास में विस्फोटक से भरा ड्रोन मिला, और वो ड्रोन नहीं फटा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें डिटोनेटर थोड़ा सा अलग हो गया था। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि यूरोपीय और रूसी लोग किस तरह की बैठकें कर रहे हैं और यूक्रेन इसमें क्यों शामिल नहीं है। यूरोप एक और यूक्रेन की आर्थिक और सैन्य मदद कर रहा है, वहीं यूरोप में यूक्रेनियों की सुरक्षा सीमित कर रहा है, और कैसे रूस ने यूरोपीय लोगों के साथ गुप्त वार्ताओं के बीच एक बार फिर यूरोप के अंदर सैन्य उकसावे शुरू कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी इसी वक्त इस वीडियो के नीचे चेक करें कि क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। बहुत लोग मेरे एपिसोड बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं, ये बहुत जरूरी है। हम 3 लाख सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए आपकी हर सब्सक्रिप्शन के लिए आभारी रहूंगा। तो आज 5 अगस्त को, जब कीव और कीव क्षेत्र भयानक रूसी गोलाबारी के बाद खुद को संभाल रहे थे, ये पता चला कि यूरोपीय और रूसी यूक्रेन की भागीदारी के बिना इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि यूक्रेन में युद्ध कैसे खत्म होगा। ब्लूमबर्ग एजेंसी के अनुसार एक दिन पहले रूस और यूरोप के प्रतिनिधियों की एक गुप्त बैठक हुई थी, जो यूक्रेन की भागीदारी के बिना शांति वार्ता के लिए समर्पित थी। और मैं कहूंगा कि यह बैठक फिर से हुई है, ये पहली बैठक नहीं है। आगे बताऊंगा क्यों। खुद उस पक्ष की अनुपस्थिति जो सीधे अपनी ही जमीन पर युद्ध लड़ रहा है, उसी युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता की मेज पर, यह तथ्य यूरोपियों के लिए सोचने योग्य है और बड़े सवाल उठाता है। लेकिन एक बात शुरू में ही स्पष्ट करनी चाहिए, लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों में देशों के बीच बंद दरवाजों के पीछे प्रारंभिक राजनयिक संपर्क नियमित रूप से होते रहते हैं, और हर ऐसा संपर्क अपने आप में किसी तरह की साजिश या समझौता पूरा हो गया है ऐसा नहीं होता। इसे ही तथाकथित दूसरे और तीसरे ट्रैक की कूटनीति कहा जाता है। यही बैठक की गोपनीयता और प्रेस में लीक से जानकारी आना, न कि किसी पक्ष के आधिकारिक बयान से, अपने आप में बहुत कुछ कहता है। फिर भी जल्दी से निराश मत होइए, मैं बताता हूं क्यों। जैसा कि पता चला है, पिछले महीने यूरोपीय देशों ने एक और गुप्त बैठक की थी। रूस के प्रतिनिधियों संग यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर चर्चा। ब्लूमबर्ग के अनुसार यूरोप की ओर से इन वार्ताओं में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस के पूर्व उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल हुए। विशेष रूप से वहां ब्रिटेन के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टिम बैरो मौजूद थे। जर्मनी के पूर्व राज्य सचिव मार्कस एडेरर और अनुभवी फ्रांसीसी राजनयिक पियरे विमो भी वहां मौजूद थे। इस बैठक में क्रेमलिन की ओर से कौन मौजूद था, इस बारे में प्रकाशन के सूत्रों ने खुलासा नहीं किया, लेकिन मैं यहां ब्लूमबर्ग का एक उद्धरण दूंगा ताकि इस बारे में अनावश्यक घबराहट न हो। उद्धरण: अक्सर पूर्व अधिकारी और थिंक टैंक अनौपचारिक राजनयिक प्रयासों में भाग लेते हैं जो सरकार की सीमाओं से बाहर नहीं जाते, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के रास्तों का अध्ययन हो सके। ऐसी मुलाकातें अक्सर निजी पहल होती हैं, जिनका कोई आधिकारिक जनादेश नहीं होता, और ये विशेषज्ञ चर्चाओं के रूप में आयोजित की जाती हैं। इन तथाकथित द्वितीयक स्तर की मुलाकातों या द्वितीय ट्रैक कूटनीति की बैठकों का उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान करना होता है, जो बाद में सरकारी चैनलों के माध्यम से आगे भेजे जा सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि यूरोपीय नेताओं और रूसी प्रतिनिधियों की गुप्त वार्ताओं की जानकारी पहले भी सामने आ चुकी है। जुलाई में अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने बताया था कि उनकी धरती पर जर्मनी और रूसी संघ के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। अलीयेव के अनुसार बैठक का विषय यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करना भी था।
यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने इस जानकारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसी बैठकों का युद्ध समाप्त करने में लगभग शून्य महत्व है। घबराने की जरूरत नहीं, यूक्रेन की पीठ पीछे कोई अहम बात नहीं हो रही। असल में अगर ठीक से देखा जाए तो दूसरे या तीसरे ट्रैक की कूटनीति आमतौर पर विचारों का आदान प्रदान ही होती है। यह वैसा ही है जैसे कुछ पूर्व अधिकारी या हम आप बैठकर इस पर चर्चा करें कि समाधान तक कैसे पहुंचा जा सकता है, यानी काल्पनिक रूप से कुछ विकल्प, कुछ विचार पेश करना, उन पर चर्चा करना, उन्हें अस्वीकार करना, कुछ नया प्रस्तावित करना वगैरह। ये एक तरह का चर्चा क्लब है अगर आप चाहे तो। लेकिन फिर भी ये जोखिम रहता है कि इस चर्चा क्लब से निकली जानकारी वाकई में आगे जाकर आधिकारिक सरकारों के स्तर तक पहुंच सकती है। आमतौर पर इस तरह की द्वितीय स्तर की कूटनीति का उपयोग होता है ताकि संवेदनशील, अलोकप्रिय विकल्पों पर चर्चा हो सके, और अगर कुछ गलत हो तो कहा जा सके कि यह मुद्दा आधिकारिक रूप से उठाया ही नहीं गया था। हाँ, कोई कहीं पर चर्चा कर रहा था लेकिन आधिकारिक तौर पर नहीं। इसी समय जर्मन मीडिया आज लिख रहा है कि यूक्रेन में युद्ध ने यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं को यूरोप की सुरक्षा का मुख्य वास्तविक गारंटर बना दिया है, अमेरिकी सेना की जगह। यूरोप को अमेरिका के इस क्षेत्र से पीछे हटने की पृष्ठभूमि में यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के साथ सहयोग पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए। इस दावे की तर्क शक्ति सीधी है। जब तक अमेरिकी सैन्य संसाधन ईरान के साथ समानांतर युद्ध में थके हुए हैं, इतना कि वॉशिंगटन, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड्स में चर्चा की थी, वॉशिंगटन यूक्रेन को तैयार मिसाइलें देने से भी इनकार कर रहा है। यूक्रेनी सेना व्यवहार में वही असली सक्रिय ढाल बनी रहती है जो शारीरिक रूप से जंगली रूस को पश्चिम की ओर बढ़ने से 4 साल से ज्यादा समय से रोक रही है। हालांकि ये खुद यूक्रेन की भागीदारी के बिना हो रही वार्ताओं के तथ्य के साथ एक स्पष्ट विरोधाभास पैदा करता है उस देश और उस सेना की भागीदारी के बिना जो असल में मौजूदा यूरोपीय सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है अपनी खुद की ताकत और अपने खून से। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि यूरोपीय संघ में आने वाले सैन्य सेवा के लिए बाध्य यूक्रेनियों को अस्थायी सुरक्षा देना बंद करने का फैसला किया है। जाहिर है ये संबंधित है, ये मुख्य रूप से भर्ती की उम्र के पुरुषों से जुड़ा है। आइए समझते हैं इसका व्यवहारिक मतलब क्या है। यहां भर्ती योग्य उम्र के उन पुरुषों की श्रेणी की बात हो रही है जो भर्ती लायक हैं और पहले यूरोपीय संघ पहुंचे थे। वे अस्थायी संरक्षण का दर्जा प्राप्त कर सकते थे, यानी यूरोप में कानूनी रूप से रहने, काम करने और अन्य शरणार्थियों के समान सामाजिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार था। अब नए आए सैन्य सेवा के लिए बाध्य यूक्रेनियों के लिए ये रास्ता बंद हो गया है। विचार है कि भर्ती योग्य पुरुषों को यूक्रेन रहकर देश की रक्षा करनी चाहिए, न कि विदेश में शरण लेनी चाहिए। ये यूरोपीय परिषद के फैसले में साफ लिखा है, जो उसी का उद्धरण है। ये ध्यान देना जरूरी है कि ये फैसला पहले ही लागू हो चुका है। ये मार्च 2027 का इंतजार नहीं करता। नहीं, ये फैसला यूरोपीय परिषद की आधिकारिक पत्रिका में प्रकाशित होते ही लागू हो गया था। उदाहरण के लिए चेक गणराज्य ने पहले ही इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है कि आज से 5 अगस्त से यूक्रेनी पुरुषों को ये साबित करना होगा कि उन्होंने यूक्रेन के प्रति अपना सैन्य दायित्व निभाया है रिजर्व प्लस प्लेटफॉर्म की मदद से, वरना यूरोप में अस्थायी सुरक्षा चेक गणराज्य नहीं देगा। इसी बीच रूस यूरोप में नई तोड़फोड़ और उकसावे के जरिए हालात को अस्थिर करना जारी रखे हुए हैं। बुधवार 5 अगस्त की रात को जर्मनी के लाइप्जिग हाले हवाई अड्डे पर कर्मचारियों ने एक वस्तु पाई जो विस्फोटक के साथ संशोधित ड्रोन जैसा दिखता था, ठीक यूक्रेनी परिवहन विमान AN-124 की पार्किंग के पास। पुलिस रिपोर्टों के अनुसार ड्रोन पर विस्फोटक और डेटोनेटर लगाया गया था। नाटो ने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से इस डिवाइस की खोज की पुष्टि की है, ये स्पष्ट करते हुए कि उस उपकरण में वास्तव में विस्फोटक और डेटोनेटर था। जर्मन प्रकाशन बिल्ड के अनुसार नाइट्रेट्स की जांच का परिणाम सकारात्मक आया है और ड्रोन के अंदर एक खराब डेटोनेटर मिला जो शायद सक्रिय होने से पहले ही अलग हो गया था। यानी असल में साबोटाज तकनीकी कारणों से असफल हुआ, न कि समय रहते नष्ट होने के कारण। इसे इसलिए रोका गया क्योंकि ड्रोन पहले ही विमान के पास उतर चुका था।
इसलिए असली खतरा था कि यूक्रेनी ट्रांसपोर्ट विमान को जर्मनी की सीमा में जंगली रस्सियों द्वारा उड़ा दिया जाता। बस संयोग था कि वो डेटोनेटर काम नहीं कर पाया। इस घटना के चलते एयरपोर्ट का दक्षिणी रनवे, वैसे ये हवाई अड्डा यूरोप में डीएचएल के प्रमुख लॉजिस्टिक हबों में से एक है, वैसे भी अस्थायी बंदी के कारण कई विमानों, जिसमें एक यात्री विमान, को रोककर अन्य जगह भेजा गया। और ये कोई अकेला मामला नहीं है। सिर्फ 2026 के पहले 6 महीनों में जर्मन एरोनेविगेशन सेवा ने जर्मन हवाई अड्डों पर 145 गड़बड़ियों को दर्ज किया। अनधिकृत ड्रोन उड़ानों के कारण और इन ड्रोनों के ऑपरेटरों की पहचान ज्यादातर मामलों में नहीं हो पाई। इसी वजह से जर्मनी में पिछले साल दिसंबर में एक नया ड्रोन से सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र खोला गया था और 130 से अधिक कर्मचारियों वाला एक विशेष पुलिस विभाग भी बनाया गया। लेकिन जैसा कि दिख रहा है, वे अभी इस समस्या से नहीं निपट पा रहे हैं। लिप्जिग हवाई अड्डे पर विस्फोट ड्रोन की खराबी और डिटोनेटर के फेल होने से रुका, मेहनत से नहीं। अब सबसे दिलचस्प बात, पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने कहा था कि उनके मुताबिक रूस यूरोप पर ड्रोन हमलों की तैयारी कर रहा है और अपने ड्रोन यूक्रेनी बताने की कोशिश करेगा। आज मिलिटारनी पत्रिका लिखती है कि ये ड्रोन यूक्रेन पर हमलों के अलावा यूरोपीय देशों में तोड़-फोड़ या उकसावे के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं और इन्हें यूक्रेनी हमलों जैसा दिखाया जा सकता है। और इस संभावना की पुष्टि यूक्रेन के राष्ट्रपति के रक्षा तकनीक विकास सलाहकार सेरही फ्लेश-बेस्क्रेस्नो ने भी की है। यानी ड्रोन का इस्तेमाल यूरोप के खिलाफ उकसावे के लिए, जिसे यूक्रेनी हमले के रूप में पेश किया जाए, इस तरह के खतरे के बारे में खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति के करीबी व्यक्ति ने खुलकर कहा है। ऐसे हवाई घटनाओं पर नाटो के अलग अलग देशों की प्रतिक्रिया भी काफी महत्वपूर्ण रही। ये प्रतिक्रियाएं बिल्कुल एक जैसी नहीं थीं। रोमानिया ने कानून बदलने के बाद दुश्मन ड्रोन गिराने की कार्रवाई तेज कर दी है, जबकि पोलैंड, जो नाटो के पूर्वी मोर्चे का एक प्रमुख देश है, की कार्रवाई उनकी हिचकिचाहट पर सवाल उठते हैं। उदाहरण के लिए याद दिला दूं, रोमानिया ने लगातार 3 रात रूसी ड्रोन गिराए और उसके बाद वे वहां आना बंद हो गए। और पोलैंड हाल ही में सिर्फ देखता रहा कि रूसी मिसाइल X-101 पोलैंड के अंदर 70 किलोमीटर तक घुस गई और एक खेत में गिर गई। हालांकि इस साल यूरोपीय सहयोगी रूस से खतरे को पहले से ज्यादा गंभीर मान रहे हैं और संभावित टकराव के लिए ज्यादा सक्रिय तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं, रूस एक और यूरोप में किससे समझौता हो, वहां शांति कैसे फैलाई जाए और अपने नैरेटिव्स कैसे बढ़ाए जाएं, इसकी कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप में खुलेआम उकसावे हो रहे हैं। यूरोप क्या कर रहा है? वो यूक्रेनी पुरुषों के लिए अस्थायी सुरक्षा का दर्जा पाने की संभावना सीमित कर रहा है। इसे एक तथ्य मान लें। इसी पर मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष कमेंट्स में लिखें। इस एपिसोड के नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सभी को अलविदा।